बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटीटेस्ट। तो बच्चों, हम लोग अब चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। आप जानते हैं कि वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से MCQs बड़ी अच्छी तरीके से डेवलप किए जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट दी वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक सेल। तो बेटा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वोल्टाइक एलेजेंड्रो वोल्टा और ल्यूगी गैल्वानी दोनों बेटा इटालियन साइंटिस्ट हैं और तकरीबन एक ही एरा के साइंटिस्ट हैं। दोनों ने अपना अपना काम किया और दोनों ने तकरीबन एक जैसा काम किया, इसलिए हमारे पास ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के नाम से ये मशहूर हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसमें हमने करना क्या है। गैल्वेनिक and voltaic cells are exactly opposite to the electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी आसान अल्फाज में ये सेल्स दर हकीकत इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। हमारे सेलुलर फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप में जो बैटरीज़ यूज़ की जा रही हैं, या हम अपनी गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये तमाम बैटरीज़ दर हकीकत गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल ही हैं, या उनकी कोई एलेबोरेटेड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। सोलर सेल्स बहरहाल इसका हिस्सा नहीं। इसमें किया क्या जाएगा, वी हैव टू सेलेक्ट अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इसमें दो शराइत एक साथ हैं। The reaction must be spontaneous and moreover the reaction must be redox in nature। तो देखें, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस रेडॉक्स रिएक्शन तो है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन अगर आप कागज़ को जला रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन को, CNG को, LPG को या फर्नेस ऑयल को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे ये हमें एलेजेंड्रो वोल्टा और ल्यूगी गैल्वानी ने बताया। वो अभी थोड़ी देर में डिस्कशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन वहाँ पर रिड्यूस होता नज़र आ रहा है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होगी उसको हम बैटरी का नाम देंगे। वो कैसे बनाई जाएगी वो भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा है, वो लेटर ऑन आएगा। अभी आप ये देखें, कंबस्चन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स भी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। यहाँ पर आपको गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। ये बाकायदा 2 कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है। सम केसेस में तो बाकायदा 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। ज़्यादा आसान तरीका यह है कि एक ही कंटेनर लेकर दरमियान में एक परफोरेटेड शीट लगाकर और एक को हाफ सेल और दूसरे को अदर हाफ सेल कहा जाता है। तो बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, और 2 हाफ सेल्स में से तो मैं बता रहा था कन्वेंशनली लेफ्ट वाला जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट वाला कन्वेंशनली रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगा। तो बेटा, दोनों कंटेनर्स में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा और उस इलेक्ट्रोलाइट में उसी का इलेक्ट्रोड डिप किया जाएगा। जैसे कि इस वक्त एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट वाले कंटेनर में जिंक सल्फेट एक्वस मौजूद है और जिंक रॉड को उसमें डिप किया गया है, और राइट वाले कंटेनर में कॉपर सल्फेट मौजूद है और उसमें कॉपर को डिप किया गया है। तो बेटा, दोनों हाफ सेल्स में दोनों मेटल्स की एक ही प्रॉपर्टी आपस में कंपीट करेगी कि जिंक आयॉन्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, यानी ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। कॉपर आयॉन्स में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। सिमिलरली दोनों
हाफ सेल्स में जो सोल्यूशन मौजूद है उसमें जो आयॉन्स मौजूद हैं उनकी भी एक नेचुरल टेंडेंसी वहाँ पर आपस में compete कर रही होगी कि जिंक आयॉन्स जिंक मेटल में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, जबकि कॉपर आयॉन्स कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे कि दोनों में से एक काम होगा स्पॉन्टेनियसली, जैसा कि हमने शुरू में कहा, और दूसरा उसके कन्वर्स में होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आसान सी देता हूँ कि अगर आप सीसा एंजॉय कर रहे हैं तो सीसा पे अगर एक बच्चा लेफ़्ट पर बैठा हुआ है और एक बच्चा राइट पर बैठा हुआ है तो दोनों को ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन जब एक बच्चा नीचे की जानिब जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ ग्रेविटी ने उस पर अपना असर छोड़ दिया है। लेकिन अगर एक बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा ऊपर की जानिब जा रहा है, और दूसरा अगर नीचे की जानिब आ रहा है तो पहला ऊपर की जानिब जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस एनालॉजी को यहाँ पर अगर आप फिट करें तो ये इस तरह बनता है कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयॉन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने में कामयाब हो गए तो फिर जिंक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, या रिवर्स में कि अगर जिंक रिड्यूस होने में कामयाब हो गया तो कॉपर वहाँ पर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। तो देखा ये गया कि जब इसको डिज़ाइन किया गया और बनाया गया तो पता ये चला कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से बहुत कम है। कन्वर्स में आप इस तरह बोल लें कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से बहुत ज़्यादा है, यानी जिंक हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन to be get converted into zinc ions, while copper ions has a great tendency to accept electron and get converted into copper metal। यही काम यहाँ पर शुरू हो जाता है जैसे ही हम इन 2 हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे? आप सेल के ऊपर वाले हिस्से में देख रहे हैं कि वायर्स की मदद से एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, और उसके दरमियान वाले हिस्से में देख सकते हैं दोनों के दरमियान एक साल्ट ब्रिज लगाया गया है। साल्ट ब्रिज क्या होता है वो लेटर ऑन देखते हैं। तो देखें कि वोल्ट मीटर हमें ये रीडिंग बता रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 हाफ सेल्स इज़ 1.1 वोल्ट। सर किस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस? तो बेटा इसी डिस्कशन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स मेटल आयॉन्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है, या आप ये कह लें कि दोनों मेटल आयॉन्स का जो सोल्यूशन है वो मेटल्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और इस डिफरेंस को बोला जाएगा ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल जो लेक्चर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। तो देखें अब आप यहाँ पर देखें बोर्ड पर वापस कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर, एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम देंगे। याद रखें बेटा कि इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो या गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल पढ़ रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एनोड का जिक्र किया जाएगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, या उल्टा बोल लें कि जब भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जिक्र किया जाएगा तो समझ लें कि वो एनोड है। हाँ, जो साइन असाइन करना है आपने नेगेटिव और पॉजिटिव, these signs are exactly opposite as assigned in the electrolytic cell। तो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो दर हकीकत एनोड है। सर वो एनोड कैसे हो सकता है? एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बेटा चार्ज की बात नहीं हो रही, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और आप देख सकते हैं डायग्राम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, इसलिए उसको नेगेटिव साइन असाइन कर दिया गया कि जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं, और चूंकि वो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया गया। लेकिन चूंकि अंदर रिडक्शन टेक प्लेस हो रही है इसलिए वो कैथोड कहलाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूमर है, यानी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके वो न्यूट्रल मटेरियल्स को या न्यूट्रल स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो इस वक्त हमारी जो डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल के तौर पर काम कर रहा है, वहाँ पर जिंक आयॉन्स प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं मुसलसल, जबकि राइट वाले कंटेनर में कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कॉपर आयॉन्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके
कॉपर मेटल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपर आयन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इस तरह ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता चला जाएगा। लेकिन अब हमने देखना है कि साल्ट ब्रिज क्या है और वो कर क्या रहा है। तो लेट अस टॉक अबाउट साल्ट ब्रिज। तो बेटा साल्ट ब्रिज का पहला काम ये है, ये देखें, प्रिवेंट द प्री मिक्सिंग ऑफ द टू साल्ट सॉल्यूशंस, प्रिवेंट द प्री मिक्सिंग ऑफ द टू साल्ट सॉल्यूशंस। अब हम इस नई डायग्राम को देख रहे हैं। इस नई डायग्राम में आप देख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज के तौर पर एक परफोरेटेड शीट इस्तेमाल की गई है। अब अगर ये परफोरेटेड शीट वहाँ पर ना हो तो लेफ्ट वाला साल्ट सॉल्यूशन राइट वाले साल्ट सॉल्यूशन के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनमें एक इलेक्ट्रोड ऊपर है और दूसरा नीचे है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर साल्ट ब्रिज को दरमियान में से हटा दिया जाए तो वो दोनों साल्ट सॉल्यूशन तो बड़े आराम से मिक्स हो जाएंगे। तो वो कहता है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले दे हैव टू कीप सेपरेटेड, इसलिए वो कहता है कि प्री मिक्सिंग को रोका जा रहा है। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू हैव सेल्स। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने जो प्रिंसिपल बनाया है पूरी कायनात को रन करने के लिए, स्पेशली इस ज़मीन को रन करने के लिए, उसमें ज़िंदगी जो गुजर रही है उसमें एक जगह पर कोई प्रोड्यूसर है तो दूसरा कंज्यूमर है, और जो कंज्यूमर है वो उस चीज़ को खाने के बाद किसी ना किसी तरीके से वापस प्रोड्यूसर को पहुंचाता है। यानी अगर मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा होने की वजह से मैं खुराक खा रहा हूँ तो खुराक खाने के बाद मेरे जो यूरिन और फीसेस हैं उनमें से बहुत सारी खुराक का हिस्सा मैं वापस ज़मीन को लौटा रहा हूँ और मरने के बाद बाकी सारा भी लौटा दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और अल्टीमेटली वो एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अगर जिंक वाला इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है और कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है तो कॉपर वाले को चाहिए कि वापस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी करे। तो कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोवाइड करेगा? वो साल्ट ब्रिज के थ्रू करेगा। ठीक है जी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 3, वो कहता है कीप द टू सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अलाउज द माइग्रेशन ऑफ द आयन्स, अवॉइड द नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ये एक ही बात को दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखा गया। मतलब ये कि अगर साल्ट ब्रिज ना हो और आयन्स की माइग्रेशन ना हो तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक आयन्स प्रोड्यूस होते चले जाएंगे, जबकि सल्फेट तो उतरे के उतरे ही हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली जो रिडक्शन ऑफ सेल है उसमें सल्फेट आयन वहीं के वहीं है, लेकिन कॉपर आयन्स कम होते चले जा रहे हैं। जब कॉपर आयन्स कम होते चले जाएंगे तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाएं, ये समझ से बालातर बात है। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज कैथोड में इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो जाएं, जो कि इलेक्ट्रॉन पर खुद भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नामुमकिन है। इसका मतलब है इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट प्रेजेंट और इज रिमूव्ड द रिएक्शन स्टॉप्स इमीडिएटली, उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा। तो होता क्या है कि साल्ट ब्रिज में से सल्फेट आयन्स जो कॉपर सल्फेट के कंटेनर में एक्स्ट्रा होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, वो साल्ट ब्रिज में से माइग्रेट करते हुए जिंक सल्फेट के कंटेनर में आएंगे एंड न्यूट्रलाइजिंग द जिंक आयन्स, और उस तरफ खुद ब खुद कॉपर तो उसके बराबर हो ही जाएगा। इस तरह ये माइग्रेशन से दोनों साल्ट सॉल्यूशंस में जो नेट एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस है वो नहीं होती, यानी कोई चार्जेस नहीं होती, अवॉइड हो जाती है। आपकी किताब में जिक्र किया गया कि जनाब ये जो हमने साल्ट ब्रिज लगाया है ये पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो किसी जेल में डाला गया है। इस तरह का साल्ट ब्रिज बहुत रेयर इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में एक परफोरेटेड शीट होती है, ठीक है, जिसको मॉइस्टन्ड कर दिया जाता है। जैसे कि आम बाज़ार से आप सेल लेकर आए जो वॉल क्लॉक में डाला जा रहा है, उसको खोल कर देखें तो उसमें बाकायदा एक आपको बारीक सी कागज़ की लेयर नज़र आ जाएगी और वो कागज़ की लेयर दर हकीकत साल्ट ब्रिज ही है। ठीक है, उसको किया गया। तो बेटा आखिर में आता है जी हमारे पास सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मैयर कैसे किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ फार्मूला देख लेते हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिड्यूस्ड प्लस ई नॉट ऑक्सीडाइज्ड। बेटा यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि इस जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाएगा उस इलेक्ट्रोड का
जो इस रिएक्शन में वाकई ही रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाएगा जो एक्चुअली ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। और आखिर में जैसे एक केमिकल रिएक्शन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमिलरली सेल्स को भी एक बाकायदा प्रेस्क्राइब्ड मेथड से मेंशन किया जाता है, कॉल्ड एज सेल रिप्रेजेंटेशन। एंड बाय कन्वेंशन मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ सेल को लेफ्ट पर और रिडक्शन ऑफ सेल को राइट पर। और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में भी पहले इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा, बाद में सॉल्यूशन, और रिडक्शन ऑफ सेल में पहले सॉल्यूशन और बाद में इलेक्ट्रोड, जबकि ये दो पैरेलल लाइंस साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में क्या है जी, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयन से में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन ऑफ सेल में कॉपर आयन्स कॉपर में कन्वर्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का डिस्कशन अबाउट द गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। उम्मीद है कि आपको गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी ये मामला वाइंड अप नहीं हुआ, इसको हम आगे चलाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके सारी वीडियोस आपको अभी प्रोवाइड की जाएंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।